मैं नारे भी लिखूंगा आपके लिए, कविताएं भी लिखूंगा, मैं पेंटिंग भी बनाऊंगा, आपके एम्बलम और सिंबल भी तैयार करूंगा, आपके लिए नुक्कड़ नाटक भी तैयार करूंगा, क्योंकि आपकी आवाज़ सही दिशा में है, सामाजिक परिवर्तन की आवाज़ है, जो कलाकार का काम होता है, जिसके लिए आपको उकसाना। और अब आप जब जग गए हो, उकस चुके हो, तो फिर कलाकार का तो धर्म है, वरना आप अपनी कला से गद्दारी कर रहे हो। स्वरा भास्कर को सामने बिठा लो, आओ जी, आप गलत गालियाँ दे रहे थे, अब सामने सवाल पूछे ना लॉजिकली, आप बताओ फार्म लॉज में क्या है भलाई, ये बताएंगी क्या है नुकसान। हॉस्टल में घुस करके आप लाठियां बरसा रहे हो, हाथ तोड़ रहे हो, सर फोड़ रहे हो, यार ये हमने कभी नहीं देखा था। तो मैं तो साथ जुड़ लिया और तैयारी करके निकला था कि भाई फिर चाहे जो हो, अब चाहे सर फूटे या माथा, यार हमने तो हामी भर दी। नमस्कार, मेरा नाम मनदीप है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ी हैं जिनके जो वैसे तो परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन मेरे नज़र में उनका परिचय ये है कि वो पीपल्स आर्टिस्ट हैं, लोगों के कलाकार हैं। दो तरीके के कलाकार होते हैं, एक होते हैं दरबारी और एक होते हैं लोगों के कलाकार। तो लोगों के कलाकार हैं, उनका नाम है सुशांत सिंह। आप उनको सावधान इंडिया से जानते हैं और बहुत सारी फिल्में की हैं। एक लंबा करियर 1998 से लेकर अब तक का उनका रहा है और थिएटर भी करते रहे हैं। आजकल किसान आंदोलन में देखे जाते हैं, इससे पहले CANRC में सक्रिय आवाज़ थे। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मनदीप, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। और आज खास दिन है। आज सुबह एक तो मैं चंद्रो दादी से मिला, जो बड़े लंबे समय से तमन्ना थी उनसे मिलने की, तो उनसे मिल लिया, और भी कई नए लोगों से मिला, और फिर आपसे तो तय था मिलना, काफ़ी समय से बात हो रही थी। सो धन्यवाद मुझे अपने शो का हिस्सा बनाने के लिए। एक बात मेरे जहन में बहुत उठती है कि एक कलाकार एक आंदोलन का हिस्सा या फिर कोई कला वो किसी आंदोलन का हिस्सा क्यों हो, कोई एक कलाकार किसी आंदोलन का हिस्सा क्यों हो? हाँ भाई, कला जो सिखाया गया है हमें, और किताबी भाषा जो पढ़ते आए हैं कि कला जो है वो समाज का आईना है, होती है। कोई भी कला हो, चाहे वो नृत्य कला हो, चाहे साहित्य कला हो, या रंगमंच हो, वो सब समाज का आईना है। समाज में जो हो रहा है उसे वो रिफ्लेक्ट करके दिखाती है कला, और कई बार बहुत एग्जैजरेट करके दिखाती है, ताकि सामने देखने वाला व्यथित हो उसे देख करके और सोचने पे मजबूर हो जाए कि भाई मेरे समाज में ये कमियां हैं। क्योंकि आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी कमियां नहीं दिखाई देंगी। कलाकार बहुत सेंसिटिव होता है, नाटककार हो या कोई भी, फिर वो कमियां आपको दिखाता है और वो चुभनी चाहिए आपको। तो हमारा तो कला का असली कला धर्मी का काम ही है आपको सुई चुभोना, ठीक है ना। और जब आंदोलन होता है वो तब होता है जब कलाकार नहीं कोई और ज़्यादातर प्रशासन या देश का राजनीतिक माहौल वो जनता को त्रस्त कर रहा हो, जनता को सुई चुभो रहा हो। तो ऐसे समय पर जो सुई चुभोना मेरा काम है कलाधर्मी के नाते, जब वो राजनीतिक सामाजिक माहौल ऑलरेडी जनता को वो सुई चुभो दे, तो उस समय मेरा फ़र्ज़ कलाकार का ये है कि वो जनता जो आईना देख चुकी है, जो सरकार को आईना दिखाने की कोशिश कर रही है, एक्चुअली मेरा काम अब जनता कर रही है। पहले सरकार ने मेरा काम किया, सुई चुभोई, उसके बाद जनता जब आंदोलन पे उतरी तो जनता ने काम किया आईना दिखाने का सरकार को कि भाई आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो मेरा काम कलाधर्मी के नाते जाके वहाँ खड़े होना है, उनकी पीठ थपथपाना है, सराहना देना है कि भाई आप कर रहे हो सही काम और मैं खड़ा हूँ आपके साथ। और इतना ही नहीं, मैं आपकी आवाज़ को एक पुख्ता शक्ल भी दूंगा, मैं नारे भी लिखूंगा आपके लिए, कविताएं भी लिखूंगा, मैं पेंटिंग भी बनाऊंगा, आपके एम्बलम और सिंबल भी तैयार करूंगा, आपके लिए नुक्कड़ नाटक भी तैयार करूंगा, क्योंकि आपकी आवाज़ सही दिशा में है, सामाजिक परिवर्तन की आवाज़ है, जो कलाकार का काम होता है, जिसके लिए आपको उकसाना। और अब आप जब जग गए हो, उकस चुके हो, तो फिर कलाकार का तो धर्म है, वरना आप अपनी कला से गद्दारी कर रहे हो। तो ये जो पूरा आंदोलन खड़ा हुआ एक हिसाब से, इसमें युवा भी हैं और बुज़ुर्ग किसान भी हैं, जोश और होश एक साथ बैठा है हमारे बॉर्डरों पे। तो आपको क्यों लगा कि इस किसान आंदोलन में मैं रहूं और इस किसान आंदोलन की एक सक्रिय आवाज़ बनूं? क्यों आपको डर नहीं लगा? जिस हिसाब से कलाकारों के ऊपर रेड, इनकम टैक्स की रेड, तापसी पन्नू हो या अनुराग कश्यप हो, वो सब हुआ, तो आपको डर नहीं लगा कि स्टेट कहीं आपको भी तंग ना करे? भाई देखो, ऐसा मैं ये तो नहीं कहूँगा डर नहीं लगा। चाहे CAA का टाइम हो, चाहे कुछ भी हो, आप जब सरकार के अगेंस्ट खड़े होते हैं तो सरकार का पुशबैक होता ही है, चाहे कोई भी सरकार हो। ऐसा नहीं कि ये एक ही सरकार है जो पुशबैक करती है। किसानों पे वाटर कैनन ऐसा नहीं कि पिछली सरकारों ने नहीं गिराए,
या किसी और आंदोलन को कुचला नहीं गया पिछली सरकारों में। सरकार के अगेंस्ट आप जाओगे, जहाँ सरकार को अपनी कुर्सी गिरने का खतरा होगा या अपनी इमेज खराब होने का खतरा होगा, वो पुश बैक करेगी और रिपरकशन होगा। तो ये आपको आवाज़ उठाने से पहले सोच लेना चाहिए कि रिपरकशन तो होगा, तब आप तय करो कि आवाज़ उठा रहा हूँ, और ये भी तय करो आवाज़ क्यों उठा रहे हो। मुझे एक शिकायत जो अपने से पिछली पीढ़ी से हमेशा रही कि भाई राजनीतिक रूप से आप कभी सक्रिय नहीं रहे। हमेशा कहते रहे राजनीति जो है ये तो बुरे लोगों का काम है, गुंडे बदमाश जाते हैं, शरीफों का काम नहीं है। ना वोट दिए, वोट देने के जिस दिन होता था उस दिन छुट्टी भी, क्योंकि दूरदर्शन आपको 4 पिक्चरें दिखाता था सुबह से शाम तक, तो आप वोट देने भी नहीं जाते थे। तो ये लगता है कि भाई आप हमें क्या माहौल दे के गए हो, आपने कुछ किया नहीं। फिर खुद पे नज़र जाती है कि भाई कल को हमारे बच्चे भी तो पलट के यही कहेंगे ना कि आप हमें क्या माहौल दे के गए हो। तो अगर आज आपको अपने माहौल से नाराज़गी है, गलत लग रहा है, आप बदलना चाहते हो, तो भाई खुद उतरो मैदान में, किसी और का इंतज़ार मत करो। और अगर कोई आपसे पहले निकल गया है माहौल को सुधारने के लिए, तो साथ जुड़ लो। तो मैं तो साथ जुड़ लिया और तैयारी करके निकला था कि भाई फिर चाहे जो हो, अब चाहे सर फूटे या माथा, यारा हमने तो हामी भर दी। तो बदलाव तो ऐसे ही होते हैं, डर के तो बदलाव नहीं आते। और डर लग रहा है, आज के माहौल से डर लग रहा है, हम इस डर को दूर करना चाहते हैं। तो ठीक है भाई, उसमें से कुछ लोगों को सज़ा भुगतनी पड़ेगी उसकी। बहुत से लोग चुका ही रहे हैं, कितने सारे बेकसूर हैं जो जेल में बैठे हैं ऑलरेडी। एक तो हमारा सिस्टम ही ऐसा है भाई कि जेल में मेरे ख्याल 60% ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ किया नहीं है। ये तो आंकड़े बताते हैं हमारे, जो अपने लिए बेल नहीं जुटा पाते। तो बहुत सारे बेगुनाह ऑलरेडी एक गलत सिस्टम की सज़ा भुगत रहे हैं, तो हम में से कुछ और भुगत लेंगे क्या, कितना, कौन सी बड़ी बात हो गई। तो एक सवाल मेरे जहन में ये उठ रहा है आपके लिए कि ठीक है कि आप एक बतौर सक्रिय नागरिक आप आंदोलन में हैं, लेकिन एक कला के एक आर्टिस्ट होने के नाते आपके क्या प्लान है कि आप लोगों के बीच में जो सेकुलरिज्म की वैल्यूज़ हैं या डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं या फिर जो पॉलिटिक्स आपको लगती है कि सही है, उसको आप कैसे पुश करेंगे और कैसे कला के माध्यम से आप लोगों के बीच में जाएंगे एक अच्छे समाज के सपने के साथ। काफ़ी सोचा इस बारे में, कई लोगों से बात भी हुई, रवीश जी से भी बात हुई थी मेरी, तो उनके भी बड़े अच्छे सुझाव थे। और कला का देखिए पहला काम है हमारा एंटरटेन करना। मैसेज जो है ना वो ढका छुपा आराम से होना चाहिए। वो आप कला की एंटरटेनमेंट की चाशनी में लपेट के ऐसे मैसेज दो कि अपने आप मिल जाए, वरना तो ऐसे बोल के मैसेज देना, तो वो तो भाषण देने वाले बहुत हैं। तो ऐसी इस तरह की, जैसे हमारे स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं भाई इस वक्त। एक लड़का अर्पित शर्मा, मैं उसका देखता हूँ, तो वो तंज करके जिस तरह समझा जाता है, आपको हंसी भी आती है और समझ भी आ जाती है बात। तो इस तरह की चीज़ें मैं भी करना चाहता हूँ कि कुछ छोटे छोटे क्लिप्स हम प्रोड्यूस करें, बनाएं, जहाँ पर संवाद हो। सिर्फ तंज तो स्टैंड अप कॉमेडियन कर रहे हैं, बट एक चीज़ जो मैं कमी महसूस करता हूँ कि 2 खेमे बढ़ गए हैं। आप चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे समाज हो, चाहे परिवार हो, और बात करने जैसी जाते हैं तो लड़ाई हो जाती है। एक बिल्कुल प्रो स्टॉन्च दिस गवर्नमेंट है, पिताजी होंगे तो बिल्कुल जी मैं तो नहीं, बिल्कुल मोदी जी से बढ़िया आदमी कोई नहीं। और आप बोल रहे हो नहीं भाई ये कमियां भी तो हैं, ये इस पे बात करें, चलिए पेट्रोल पे बात करें, वहाँ लड़ाई हो जाती है। संवाद बंद हो गया है। परफेक्ट कोई नहीं होता और पूरी तरह ख़राब भी कोई नहीं होता। दिक्कत हो गई है, संवाद बंद हुआ है, ये संवाद शुरू होना चाहिए। तो मैं ऐसी चीज़ें करना चाहता हूँ जहाँ दोनों खेमों के लोग आपस में सोशल मीडिया की गाली गलौज सरपुटअव्वल से बाहर निकल के आमने सामने बैठो कि भाई आपको इसके मुस्लिम होने पे एतराज़ है, या मुस्लिम इस तरह के होते हैं उससे एतराज़ है, किसान पगड़ी वाले ही होते हैं, या किसान पिज्ज़ा क्यों खाते हैं इस पे एतराज़ है, कि अगर गाड़ी में घूम रहे हैं तो इन्हें क्या दिक्कत है, थोड़ा और टैक्स दे दो सरकार को। तो क्या दिक्कत है, आमने सामने बैठ के एक दूसरे से फेस टू फेस सवाल पूछो, बात करो। क्योंकि सोशल मीडिया पे जहाँ आपको फेस नहीं करना पड़ता किसी को, वहाँ गाली दे के भाग जाना बड़ा आसान है। जब सामने एक बाबा जी बैठे हों 60 साल के ना, और 10वीं का लड़का जो सोशल मीडिया पे आराम से गाली देके चला गया, या एक लड़की बैठी हो जिसे आप रेप थ्रेट देके आराम से चले गए थे सोशल मीडिया, जब सामने बैठी हो ना, स्वरा भास्कर को सामने बिठा दो, आओ जी आप कल तक गालियां दे रहे थे, अब सामने सवाल पूछा ना लॉजिकली, आप बताओ फार्म लॉज में क्या है भलाई, ये बताएंगी क्या है नुकसान, बैठ के यहाँ बात कर लो, आज फैसला करते हैं, पंचायत होगी। मतलब ये आप एक हिसाब से पंचायत वर्जन कह रहे हैं, जन सुनवाई टाइप। बिल्कुल, ये होना चाहिए भाई, क्योंकि ये हमारी आपस में बातचीत करने की जो गांव की चौपाल पे हुआ करता था। शाम को मिला करते थे भाई, सारे बुढ़े मिलकर हुक्का गुड़गुड़ाते थे, है ना, और वहीं बात भी हो जाती थी, भाई आज फलाने ने यूँ कह दिया और फलाने ने यूँ कह दिया। अच्छा यूँ कैसे कह दिया भाई, बुलाओ
हाँ भाई कैसे कह दिया भाई, क्या दिक्कत है बता, बात कर। वहीं बात रफा दफा बात खत्म हो जाती थी बातचीत के जरिए। क्योंकि देखो हिंसा आंदोलन ये तो हिंसा तो होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हिंसा से इतिहास गवाह है आज तक दुनिया में कोई मसला सॉल्व नहीं हुआ। हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 2 करके देख ली, ठीक है ना, अलेक्जेंडर ने पूरी दुनिया जीतने का सपना देखा, मलेरिया से मर गया बेचारा वापस लौटते हुए तो हिंसा से तो कभी कुछ नहीं हुआ। सीरिया देख लो आप, चाहे कुछ भी देख लो, यमन देख लो, सिर्फ लोग मरते हैं और वो भी इनोसेंट लोग मरते हैं। आंदोलन से क्रांति होती है, पर आंदोलन भी तब होता है जब जनता बिल्कुल त्रस्त हो जाती है। उससे पहले अगर बातचीत हो जाए तो आंदोलन की भी जरूरत नहीं पड़ती है। दिक्कत हुई है कि अभी ये कानून आ गए, आप कह रहे हैं कि भाई दशकों से बातचीत हो रही थी। नहीं सर, वो बातें हुई, किश्तों में हुई होंगी, लेकिन दशकों में पीढ़ियां भी बदल जाती हैं जी। दशकों में आपके वाटर लेवल भी ज़मीन का नीचे चला जाता है, किसानी की लागत भी बढ़ जाती है, तो मांगे भी, एक्सपेक्टेशन भी बदल जाती हैं। तो जब आप कानून ला रहे थे उससे पहले 40 किसान यूनियन जो आज बॉर्डर पे बैठी हैं, है ना, उन 40 में से 20 से भी बात कर लेते हैं। तो ग्राउंड लेवल क्या हकीकत है आपको समझ में आ जाती। अच्छा भाई जनता को, ये जनता की भलाई के लिए कानून बना रहे हो ना आप, उस जिसकी भलाई के लिए है उससे बात तो कर लो मालिक। तो ये बातचीत का सिलसिला जो टूट चुका है कि भाई सरकार ने अपनी मन से बना लिया कानून, राज्यसभा में जैसे पास हुए वो तो हमने देखा ही है ना। तो ये कम से कम समाज में भी ऐसा ना हो ना कि एक तरफा चीज़ें होने लगे। तो अभी दोनों पक्ष एक तरफा चीज़ें कर रहे हैं, जो सामाजिक संवाद है वो टूट गया, वो पुनः स्थापित होना बहुत ज़रूरी है। एक सवाल ये भी कि इन सब बहस से, किसान आंदोलन से हटके, एक बतौर कलाकार मैं आपसे चीज़ पूछ रहा हूँ कि आप कलाकार हैं, फिल्में देते हैं, आपको किस तरीके की फिल्में पसंद है, किस तरीके का सिनेमा पसंद है, और मतलब कोई फिल्म आपको अच्छी लगी हो तो उसके बारे में भी आप थोड़ा। यार देख, फिल्म में सबसे पहले एंटरटेनमेंट होना चाहिए, है ना, मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे टाइम में जब हम छोटे थे तब एक आर्ट सिनेमा का दौर चला था, बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनी, लेकिन जब देखता गया उनको, तो मुझे लगता था यार ये इतना बोर क्यों कर देते हैं, ठीक है ना। और ये जिन लोगों के बारे में हैं ये फिल्में, गरीब वर्ग के बारे में, दलित वर्ग के बारे में, वो तो ऑलरेडी ये सारे दिक्कतें खुद झेल रहा है, वो ये फिल्म कभी देखेगा नहीं, तो इससे बदलाव कहाँ आएगा। वो चीज़ें सोची तो फिर मैं एंटरटेनिंग फिल्मों की तरफ देखता हूँ। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, गुलामी एक फिल्म है ना, जहाँ पर ऊंच नीच, जात पात, भेदभाव ये सब भी दिखा दिया और एंटरटेनमेंट भी था। हाँ। तो इस तरह की फिल्में, ये एक अमर अकबर एंथनी कह लो भाई जी, है ना, बड़ी कमर्शियल फिल्म है। एक भाई हिंदू हो गया, एक मुस्लिम हो गया, एक ईसाई हो गया, ठीक है, और समाज में क्या विषमताएं हैं, कैसे गरीब को दबाया जाता है वो भी दिखा दिया, और एक आपका एंटरटेनमेंट भी है, आप सीख भी ले लेते हो। मुझे उस तरह का सिनेमा ज़्यादा पसंद है जो आपको बोर ना करे, एंटरटेन करे, भाषण की तरह आपको एक मैसेज ना देता रहे शुरू से एंड तक, एक हो जाओ यारों, एक हो जाओ और ये कर लो और वो कर लो। नहीं भाई, एक ना होने से क्या दिक्कत होती है वो दिखा दो ना, एक तो हम खुद हो जाएंगे। सो उस तरह का सिनेमा ज़्यादा पसंद है। आप ईरानियन सिनेमा देख लो, ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में है, सेंसरशिप बहुत है वहाँ पे, तो उन्होंने फिर इस बारे में बनाया ह्यूमन रिलेशनशिप। पॉलिटिक्स का अंडरटोन हल्का सा अपने आप समझ में आ जाता है लोगों को, तो डायरेक्ट जितना बताओगे उतना आदमी भाग जाता है। बच्चे को भी आज की डेट में लेक्चर देने लगो ना बैठा के, बच्चा भी देता है, बात छोड़ना, पका क्यों रहो। तो पकाना ना पड़े, लोगों को पकाओ मत, प्यार से एंटरटेन करो, अपने आप बात समझ जाएंगे। एक सवाल ये भी कि एक गांव देहात का एक आदमी, सुशांत सिंह उसका नाम, और वो एकदम बॉम्बे कैसे पहुंच गया, फिल्मों में कैसे आ गया, वो उसके पीछे जो सफ़र था पूरा, वो भी लोग जानना चाह रहे हैं कि आपकी शुरुआत, पढ़ाई और फिर थिएटर की तरफ झुकाव और फिल्म तक, वो कैसे वो सफ़र रहा और कहाँ कैसे शुरू हुआ। यार पीछे मुड़ के देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि डेस्टिनी थी, ये भाग्य में यही बदा था। तो क्योंकि गांव देहात से है, किसान परिवार से हूँ, पर फादर गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो अलग अलग जगह ट्रांसफ़र होता था, तो शहरों में ज़्यादा पढ़ाई हुई, नैनीताल, भवाली, इधर उधर, और कहीं ना कहीं स्कूल के आसपास कोई सिनेमा हॉल भी होता था, तो वहाँ पे मैं देखता था, वो छोटे पोस्टर जो अंदर लगे रहते थे वो भी देखता था। एक्टिंग का शौक़ शायद बचपन से ही था, 7वीं 8वीं में था तो तब गवर्नमेंट स्कूल में था एक नैनीताल में, तो तब हवा महल आया करता था, तो रात को वही सुनते थे, टीवी तो था नहीं, ये तो कुछ 82-83 की बात होगी शायद, ऐसे कुछ, तो वो सुन के याद रह गया था कुछ,
तो गवर्नमेंट स्कूल में एनुअल डे पे था, तो बोले हर क्लास को कुछ करना है। तो मैंने एक नौटंकी जो याद थी वो लिखी, लड़कों को इकट्ठा किया, खुद को मेन रोल दिया साथ में। ऑब्वियसली जब लिखी मैंने, डायरेक्ट भी मैं ही कर रहा हूँ तो मेन रोल मैं ही करूँगा। तो वो अच्छी लगी लोगों को, तब से लगातार स्टेज पे ही था। फिर अच्छे टीचर्स मिलते गए, फिर कॉलेज मिला तो किरोड़ीमल कॉलेज, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे अच्छी ड्रामेटिक सोसाइटी, द प्लेयर्स उनकी है। बच्चन साहब किरोड़ीमल से निकले हुए, और भी बड़े सारे कलाकार। फिर मेरे गुरु मिल गए इसीलिए, इसी वजह से। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना था कि मेरे गुरु इब्राहिम अलकाजी मुझे मिल गए, और वहाँ से तो फिर रास्ता क्लियर हो गया कि एक्टर ही बनना है ज़िंदगी में, और कुछ नहीं करना। तो फिर 96 के आसपास शायद मैं आ गया बॉम्बे, और अब यहाँ बैठा हूँ। जी, मुझे लग रहा है कि आपके दो छोटे फैन बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे शीशे के उस तरफ उछल रहे हैं, तो शायद वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो हम ख़त्म करते हैं, लेकिन ये बातचीत का सिलसिला, जैसा आपने कहा कि ज़रूरी है बातचीत, तो जारी रखेंगे। फिर कभी आपको पकड़ेंगे। आप समय देने के लिए शुक्रिया आपका। थैंक यू भाई, मुझे समय देने के लिए आपका शुक्रिया। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मेरी ढेरों शुभकामनाएं हैं। आप ऐसे ही, और युवाओं पर ही ये आंदोलन टिका हुआ है, युवाओं पर भविष्य भी टिका हुआ है। तो मैं सीए में जब कूदा था, इसीलिए कूदा था कि मुझे लगा था स्टूडेंट्स पे जो लाठी पड़ी है पुलिस की, तो आज वो गलत हुआ है, और स्टूडेंट्स को लगना चाहिए वो अकेले नहीं है। तो साथ में कुछ बड़े लोग खड़े हैं, उम्रदार, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ, मेरे जैसे लोग खड़े हैं। आप आगे बढ़ो, ठीक है ना। पहला लठ आप खाना, फिर हम ठीक है, पीछे से हम आ जाएंगे। क्या वो जो आप स्टूडेंट्स के ऊपर लाठी पड़ी, वो एक बार पूरा बताएंगे वाक्य कि हुआ क्या था, कि आपको लगा कि नहीं अब मुझे बॉम्बे में ये फिल्म ठीक है चलता रहेगा करियर, लेकिन अब ये इन बच्चों के साथ और ये सब CNRC यार सारे विजुअल देखे ही थे हमने। उस समय तक मीडिया इतना वन साइडेड नहीं था, इतना नहीं था, फिर भी था। तो ये शुरू हुआ था 2016 से, जब JNU को टुकड़े टुकड़े गैंग बता दिया गया डॉक्टर्ड वीडियो के थ्रू, और वो सब चीज़ें 50 चीज़ें थी। तो वहाँ से देख रहा था मैं कि आप JNU जो कि क्रांतिकारी विचारों का गढ़ रहा है, आज से नहीं, JP मूवमेंट के टाइम से बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पर जॉर्ज फर्नांडिस का मेमोरेंडम सुनने के लिए इंदिरा गांधी जी को खुद आना पड़ा था। फोटोएं भी देखी हमने। तो जब यूनिवर्सिटीज़ को कुचला जाने लगे, जहाँ पर फ्री थिंक थॉट, यूनिवर्सिटी होती इसलिए कि भाई कितने क्रांतिकारी विचार, कितना क्रिटिसिज्म आप सीख सकते हो, सोच सकते हो, लेके आओ, और बहस हो, और गर्मा गर्म बहस हो, तभी तो वो दिमाग परिपक्व होंगे कल एक अच्छा समाज बनाने के लिए। आप वहाँ पर ही फ्री थॉट खत्म करना शुरू कर दो, वहाँ पर एक पॉलिटिकल डिवाइड शुरू कर दो, वो तो गलत है। और फिर उतने पे ही नहीं रुके, बदनाम करने पे ही नहीं रुके, हॉस्टल में घुस करके आप लाठियाँ बरसा रहे हो, हाथ तोड़ रहे हो, सर फोड़ रहे हो। यार ये हमने कभी नहीं देखा था। मंडल कमीशन के टाइम हम भी मंडल कमीशन के अगेंस्ट बढ़ चढ़ के हमने नुक्कड़ नाटक भी किए थे, सब कुछ किया था जी। पुलिस की लाठियाँ पड़ती थी, लेकिन इतनी ही पड़ती थी कि आप अधमरे ना हो जाएं। उठा के बंद भी कर देते थे, बेल भी होती थी, ठीक है ना। लेकिन ये अमानुष व्यवहार जो था कि हाथ पैर तोड़ दो, सर फोड़ दो, और फिर उठा के स्टूडेंट लीडर्स को आप जेल में डाल दो, उन पे UAPA लगा दो, ये नहीं देखा था कभी भी। तो ये जो उस समय JNU में देखा, AMU में हुआ, जामिया में हुआ, तो मुझे लगा यार ये तो आप अगर फ्यूचर की कमर तोड़ दोगे, यही तो फ्यूचर है ना हमारे। DU में भी हुआ, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जगह हुआ। तो आप क्या सिखा रहे हो उनको कि अब चुप रहो बस, वरना हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। तो ऐसे में कौन खड़ा होगा साथ में? तो मुझे लगा भाई जाना पड़ेगा, क्योंकि कल को मेरे बच्चे भी यहीं पढ़ने वाले हैं, कहीं इसी समाज में काम भी करेंगे। तो मुझे मुंह दिखाना है उन्हें कि भाई जब तुम्हारे पिछली जनरेशन पिट रही थी तब मैं कहाँ था। एक मुझे लग रहा है कि आप उन बच्चों को बुला लीजिए, नहीं बुला लीजिए और उनसे भी बातचीत हो जाएगी। एक सवाल, आपने इसमें रिजर्वेशन का जिक्र किया मंडल कमीशन का, तो शायद कमेंट बॉक्स में वो अपीयर होगा ही। तो उस पहले भी बोल चुका हूं भाई, ये उस टाइम पे आप बेशक से मंडल कमीशन के अगेंस्ट रहे हो, आज के टाइम पे आप रिजर्वेशन को कैसे देखते हैं? जी देखिए, मैं तब 18 साल का था, कॉलेज ज्वाइन ही किया था, और एडमिशन बड़ी मुश्किल से मिला था। तो मैं बड़ा खिलाफ था कि रिजर्वेशन के, कि भाई हमें जो जनरल कैटेगरी है हमें रिजर्वेशन की मार झेलनी पड़ रही है, ये सब चीज़ें थी। मंडल कमीशन में पता चला अब और बढ़ जाएगा रिजर्वेशन, ठीक है। तो
लेकिन धीरे 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 पढ़े, लोगों के संपर्क में आए और स्टडी किया, इतिहास पढ़ा, तब समझ में आया कि यार ये इतनी सिंपल चीज़ नहीं है, यू नो, कि रिजर्वेशन वाले आपका जॉब खा रहे हैं। नहीं भाई, मेरे यहाँ जो एक ड्राइवर है, ठीक है ना, जो अपने बच्चे को मुश्किल से एक सरकारी स्कूल में भेज पाता है, मैं अपने बच्चे को बेहतर से बेहतर स्कूल में पढ़ा पाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे जो भाई जो रेस की लाइन थी ना, मुझे वहाँ से जंप स्टार्ट मिला है ना, क्योंकि मेरे पिताजी सक्षम थे, उनके पिताजी और सक्षम थे, मेरे पिताजी थोड़ा और सक्षम हुए, मैं और सक्षम हो गया, तो आज मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तो ज़िंदगी में उन्हें भी किक स्टार्ट मिल गया। अब मेरे ड्राइवर का बच्चा क्या मेरे बच्चे से compete कर सकता है जी, आज की डेट में? बिल्कुल मुश्किल हो गया है ना, सेम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सेम सपने देख सकते हैं, मुश्किल है वो। ये असंभव है मेरे भाई। आज मेरे बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में आने का आसानी से सपना देख सकते हैं, मैं नहीं देख सकता था वो सपना आसानी से, आसान आपके लिए है ना। रहा तो जो उन्हें किक स्टार्ट मिला लाइफ में, तो रिजर्वेशन है कि ये जो किक स्टार्ट मिल जाता है एक वर्ग को, और जो सदियों से मिल रहा है, क्योंकि दलित शोषित वर्ग ऐसा नहीं कि 47 के बाद हो गया। कास्ट सिस्टम, कास्ट डिवाइड जो हमारे यहाँ रहा है, वर्ण व्यवस्था, सब कुछ एक बड़े लंबे ज़माने से, कि भाई जो मैला ढो रहा है वो मैला ही ढो रहा है, उसके बच्चे तो मतलब वेद पढ़ना सीखना तो छोड़ दो, सुन भी नहीं सकते। तो उन्हें इतने समय तक वंचित रखा गया है, तो अब वो सिस्टम का हिस्सा कब बनेंगे, अपने लिए नीतियाँ कब बनाएंगे वो? जब तक वो पार्लियामेंट में जाके नहीं बैठेंगे या प्रशासन का हिस्सा नहीं बनेंगे, IAS IPS ऑफिसर नहीं बनेंगे, तब तक वो अपने समाज का उत्थान कैसे कर पाएंगे, या अपनी अपनी दिक्कतें वहाँ तक कैसे रख पाएंगे? अब उसकी तो पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही, तो वो IAS कब बनेगा? तो इसलिए रिजर्वेशन की व्यवस्था कि नहीं भाई, आपको थोड़ा सा, आप बहुत सालों से आगे बढ़ रहे हो, दशकों से, सदियों से आगे बढ़ रहे हो, आपको थोड़ा सा खींचते हैं, इसको थोड़ा सा धक्का देते हैं, ताकि स्टार्टिंग लाइन दोनों के लिए बराबर हो जाए। बस ये है। यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे लगता है, अगर एजुकेशन, हायर एजुकेशन तक सबके लिए समान और एक खर्चे पे हो, तब आप एक समय पे जाके रिजर्वेशन को ख़त्म करने की बात सोच सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी स्टार्टिंग लाइन में जो डिफरेंस आता है वो है एजुकेशन। एक गरीब के बच्चे को जो एजुकेशन मिलती है और अमीर के बच्चे को, सक्षम के बच्चे को जो मिलती है, बड़ा फ़र्क है भाई। इस फ़र्क को मिटाने की कोशिश करो सबसे पहले, तब जाके सोचना, जिस दिन ये फ़र्क मिट जाएगा ना, उस दिन आप सवाल खड़े करना कि अब रिजर्वेशन क्यों। अच्छा, क्या नाम है आपका? शनाया। आ जाइए, आप आगे आ जाइए, बैठ जाइए, अब बीच में बैठ जाइए आप। मेरा नाम सुशांत है, ठीक है, और आपका नाम भी बता दीजिए। SS से हैं दोनों, ठीक है ना। मैं एक्टर हूँ। एक्टर पता है क्या होते हैं? जो मूवी बनाते हैं। मूवीज़ में काम करते हैं बेटा, बनाने वाले को डायरेक्टर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बोलते हैं, ठीक है ना। तो मैं एक्टर हूँ, मैं उसमें काम करता हूँ, वेब सीरीज़ में भी काम करता हूँ, ठीक है ना। तो मेरी वेब सीरीज़ देख लेना आप, जीत की ज़िद अच्छी है, जोश वाली है, वो देख सकते हो आप, है ना। बाकी तो फिर वो अडल्ट वाली हैं, अडल्ट वाली मतलब थोड़ा मारधाड़ ज़्यादा है। जब आप वैसे बड़े हो जाएंगे तब वो आप देख सकते हैं। कुछ अच्छी फिल्में देख सकते हो मेरी। एक फिल्म है द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, वो हमारे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के बारे में है, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के बारे में, वो देख सकते हो आप, है ना। तो फिर थोड़े बड़े हो जाओगे तो फिर आप पहचानने लगोगे ठीक से मुझे, है ना, फिर ऑटोग्राफ ले लेना।